जनभाषा हिंदी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मुख्यतः यह वीडियो BA स्तर के हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। उसमें भी कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रम को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। सामान्यतः भारत के तमाम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षार्थी इस माध्यम से हमारी बातचीत को अपनी टिप्पणियों से आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों, आप जानते हैं यह समय कोरोना समय है और महामारी विश्व में फैली हुई है, किंतु प्रत्येक तरह के आतंकवाद का, प्रत्येक तरह के ज्ञान से हम जब युद्ध करते हैं तो आतंक मिटता है। कोरोना से हमें सचेत रहना है, वैज्ञानिक तरीके से एक तरह जन युद्ध हमें करना है और अपनी परंपरा और अपनी शक्ति को बचाए रखना है। इसी क्रम में हमने कोरोना काल में यह तय किया कि निराशा में चुप बैठने से बहुत बेहतर है कुछ न कुछ किया जाए। यह कोरोना समय हमें सचेत करने आया है और तकनीक के द्वार खोलने भी आया है। तो हम हिंदी भाषा और साहित्य के विद्यार्थी समय की मांग और समय के दबाव में इस तकनीक दक्षता को लेकर आगे बढ़ने का यत्न करेंगे। इसमें हम हिंदी भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रम को लेकर बुनियादी बातें करेंगे ताकि आगे आने वाले व्याख्यानों और बातचीत के लिए एक आधार तैयार हो सके। इस क्रम में हम जो बातें देखेंगे, जिन पर हम बातचीत करेंगे, वो 7-8 बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि भाषा का महत्व क्या होता है, भाषा क्यों बनाई जाती है, क्यों निर्मित होती है। दोबारा सुनेंगे। पहला बिंदु है भाषा का महत्व, भाषा क्यों और कैसे। बहुत बड़ा प्रश्न है, किंतु हम इन सारे बड़े प्रश्नों पर संक्षेप में विचार करेंगे ताकि एक पृष्ठभूमि बन सके, एक आधार बन सके। दूसरा बिंदु जिस पर हम बातचीत करेंगे वह है भाषा के प्रकार, भाषा के रूप कितने हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि कोई भी एक उत्तर समय के साथ शाश्वत बना रहे ऐसा नहीं है, इसलिए भाषा के प्रकार पर बातचीत करना भी हमें लगता है ज़रूरी है। तीसरा बिंदु है भाषा और साहित्य का संबंध क्या है, और इसी के अंतर्गत संक्षेप में ही सही, सूत्र रूप में ही सही, हम बातचीत करेंगे कि साहित्य क्यों है। अगले बिंदु के रूप में हम देखेंगे हिंदी भाषा में रचा गया साहित्य कौन कौन सा है। युग क्रम में हम इस साहित्य को देखने की कोशिश करेंगे। अगला बिंदु काल विभाजन का होगा। इसके उपरांत हम नामकरण पर अपने विचार रखेंगे। अंत में हम हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे कि पाठ्यक्रम किस ढंग से बनाया गया है और इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के उपरांत हम क्या क्या हासिल कर पाएंगे।
1 घंटे के व्याख्यान में इन सारे बिंदुओं को समेटना निसंदेह चुनौती है, किंतु चुनौती होने या बड़ा लक्ष्य होने का मतलब कभी ये नहीं होता कि हम प्रयास करना छोड़ दें। मान लिया जाए असफलता मिले तो तय है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। सीधे हम अपने बिंदुओं पर आते हैं। पहला बिंदु यह है कि भाषा का महत्व क्या है। इस क्रम में हम बताएं कि भाषा शब्द का अर्थ कहना होता है, बोलना होता है, बातचीत करना होता है। तो भाषा का बुनियादी रूप बातचीत है, मौखिक है। आप एक कल्पना करके देखिए विद्यार्थियों कि कभी हम खुद से बात करते हैं, कभी तुमसे और कभी उनसे। ऐसा कभी होता ही नहीं कि एक पल के लिए भी हमारा मुंह मौखिक रूप से या मौखिक भाषा का हम इस्तेमाल न करते हों। दूसरा यह है कि समय के साथ विकास होता है। मौखिक भाषा की जो कमियां थीं, जो सीमाएं थीं, वो रुकीं, ठहरी और लिपि का आविष्कार हुआ। भाषा मौखिक से लिखित बन गई। भाषा समाज की बुनियाद है और बुलंदी भी। भाषा न होती तो समाज नाम की संरचना और संस्कृति नाम की जो स्थिति है वह न दिखाई पड़ती। तो कहने का तात्पर्य यह, भाषा मनुष्य के लिए, मनुष्य समाज के निर्माण के लिए बुनियाद की तरह है, क्योंकि इसमें केवल कहा ही नहीं जाता, कहने से पहले सोचा जाता है और कहने और सोचने के साथ ही किया भी भाषा में ही जाता है। तो एक तरह से आप कल्पना करके देखिए, जो विद्यार्थी हिंदी के और भाषा के या कहें भाषा के और साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, वह भाषा को छोड़कर अपना विषय नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ नहीं रहे हैं वह भाषा के बिना प्रयोग के रह नहीं सकते। तो एक तरह से जब से मनुष्य प्राण धारण करता है और जब तक प्राण छोड़ता है, तब तक भाषा की ज़रूरत उसे बनी रहती है। दूसरा बिंदु भाषा के प्रकार का है। मौखिक बुनियादी भाषा है, लिखित मौखिक का विकास है। तो यानी भाषा के इन दो रूपों पर आप सुनते आए हैं और इन पर बातचीत करते आए हैं। लेकिन क्योंकि विकास की कोई मंजिल नहीं होती, इसीलिए भाषा के विकास की भी कोई मंजिल तय कर दी गई हो ऐसा नहीं है। भाषा निसंदेह मौखिक है। मौखिक भाषा का जो महत्व है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लिखित भाषा न होती तो हमारी संस्कृतियों का, हमारी ज्ञान का, हमारी परंपराओं का संरक्षण न होता। और आज के समय में तकनीक ने भाषा को मजबूती दी है, शक्ति दी है, ताकत दी है। अब आप ये देखिए कि कोरोना समय में तकनीक एक ऐसा औजार, एक ऐसा सेतु, एक ऐसा पुल बनकर आई है कि तमाम तरह की दूरियों के बावजूद, सोशल डिस्टेंस के बावजूद हम बातचीत कर पा रहे हैं। और बातचीत कर पाना भाषा में ही संभव होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग के समय में हम तकनीक पर आधारित भाषा, जिस तरह आप
सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे हैं और आप हम तक पहुँचेंगे। ये तकनीक की देन है। तकनीक ने भाषा को बिल्कुल बदल दिया है। अगला बिंदु यह है कि भाषा और साहित्य का संबंध क्या है। साहित्य भाषा में ही रचित होता है। भाषा के बिना साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैंने अपने व्याख्यान के शुरुआती अंश में बताया कि भाषा समाज की बुनियाद भी है और बुलंद भी। भाषा के बिना साहित्य की रचना, साहित्य का उत्सव संभव नहीं है। साहित्य भाषा का सृजनात्मक, कलात्मक और क्रिएटिव पक्ष है। भाषा में जब रचनात्मकता या कला को जन्म दिया जाता है, जब सौंदर्य आता है, जब अनुभूति आती है, जब महसूसना शामिल होता है, तब साहित्य बनता है। विद्यार्थियों, हम आपको यहाँ बता दें कि साहित्य केवल लिखित नहीं होता, मौखिक भी होता है और आप जान गए हैं कि तकनीक पर आधारित भी होता है। तो भाषा और साहित्य का संबंध बहुत गहरा है, जिसमें हित का भाव होता है, लोक कल्याण का भाव होता है, लोक मंगल का भाव होता है। शब्दों की उस कला का नाम साहित्य है। उसके कई रूप हैं, कई विधाएं हैं। कविता साहित्य की पुरानी विधाओं में से एक है। नाटक है, पुरानी विधा है। इसके अलावा कहानी है, उपन्यास है, कथात्मक विधाएं हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन भी है और यानी निबंध है, रिपोर्टाज है, आलोचना है। इसके अलावा निबंध है। बहुत सारी विधाएं साहित्य की हैं। यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है। तो ये सारी साहित्य की विधाएं हैं। हिंदी भाषा में 1000 ईस्वी के आसपास, यानी 1000 ईस्वी से कुछ वर्षों पहले या ठीक 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी भाषा में शब्दों में रचनात्मक ढंग से लेखन की शुरुआत हुई। यानी 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी भाषा में साहित्य लेखन का सिलसिला प्रारंभ होता है। और इस क्रम में जो अगला बिंदु है वह काल विभाजन का है। जैसा कि आप सुनते आए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 बड़े सोपान हैं। ये आधार हैं, युग हैं, फिर अंतः युग हैं। यानी अगर आधुनिक काल है तो उसके भीतर भी कई छोटे छोटे युग हैं। भक्तिकाल है तो उसके भीतर भी। अगर हम संक्षेप में एक नज़र दौड़ाना चाहें तो उसे हम शुरुआत से इस रूप में देख सकते हैं। आदिकाल यानी वीर गाथा काल, यानी संधि काल, यानी बीज वपन काल, यानी वीर काल। और इसमें कई तरह का साहित्य हमें दिखाई पड़ता है। इसके उपरांत एक ऐसा युग आता है जिसे उस दौर के रचनाकारों ने और बाद के और आधुनिक युग के आलोचकों ने खूब सराहा है, उसकी ताकत को पहचाना है। इस युग का नाम भक्तिकाल है। सूचना और चेतावनी के रूप में बता दूं
कि आज जिस तरह संतों और बाबाओं की भक्ति है, ठेलम ठेल है, यह भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल आज के विज्ञापन धर्मी भक्तिकाल से बहुत अलग है। इसके उपरांत हिंदी साहित्य में रीतिकाल का स्थान माना जा सकता है। कलाकाल है यह, इसमें शब्दों से खेला जाता है, खेला गया है, चमक पैदा की गई है, सौंदर्य पैदा किया गया है। यानी एक तरह से हिंदी की आलोचना यह मानती आई है कि जिसमें शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान है, अगर शब्दों पर ध्यान देते देते अर्थ छूट भी जाए, अर्थ बिगड़ भी जाए, इस कवि को, इस युग को अर्थ की चिंता नहीं है। अर्थ का अर्थ मीनिंग है। इसके उपरांत आधुनिक काल माना गया है और इसमें आधुनिक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा हम आगे आने वाले व्याख्यानों में करेंगे। 1850 से 1857 से 1900 ईस्वी से हिंदी साहित्य में आधुनिकता की, आधुनिक बोध की, आधुनिक विचार की शुरुआत मानी गई, इसलिए आधुनिक काल वहाँ से माना गया। मैंने बताया था कि 4 युग हैं और उन युगों के अंतर्गत अंतः युग हैं, भीतर छोटे छोटे युग भी हैं। इसी क्रम में मैं बताता चलूँ कि भक्ति काल में भी हमें अंतः युग दिखाई पड़ते हैं, कई धाराएं दिखाई पड़ती हैं। उनमें बहुत कुछ मेल भी है और मेल नहीं भी है। ये धाराएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत और सूफी काव्य धारा मानी जा सकती है और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा मानी गई है। तो मैं बात आधुनिक काल की कह रहा था। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जिस युग को भारतेंदु युग कहा गया, इसके उपरांत द्विवेदी युग, उसके उपरांत छायावाद युग, इसके उपरांत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवलेखन, समकालीन कविता या समकालीन साहित्य, ये युग रहे हैं। तो इस तरह से हमने संक्षेप में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के इतिहास पर संक्षेप में, अति संक्षेप में, बुनियादी व्याख्यान के रूप में उस पर बातचीत की। हाँ, मैं हिंदी भाषा और साहित्य के अपने 3 वर्षों के विद्यार्थियों से अब अपनी बातचीत कुमाऊं विश्वविद्यालय की हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर केंद्रित रखूँगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारे यहाँ यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय में वार्षिक पद्धति पर भी पढ़ाई हो रही है और 6 पद्धति, इसे सेमेस्टर कहते हैं, उसमें भी पढ़ाई हो रही है। छात्रों की मांग के अनुरूप अब प्रथम वर्ष, जिसमें पहले सेमेस्टर चल रहा था, इसी सत्र से वार्षिक पाठ्यक्रम या वार्षिक परीक्षा पद्धति लागू कर दी गई है। किंतु चतुर्थ और षष्ठ यानी चौथे और छठे में सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। यानी हमारे पास अभी 3 कक्षाएं हैं जिनके साथ हमें बातचीत कर रहे हैं या करनी है। ये हैं बीए प्रथम वर्ष और बीए 4th सेमेस्टर और बीए 6th सेमेस्टर। विद्यार्थियों,
मैंने अभी भाषा के महत्व पर, भाषा के प्रकार पर, भाषा साहित्य के संबंध पर, हिंदी भाषा में रचे गए साहित्य पर और उनके अलग अलग युगों पर जो बातचीत की, उसी आधार पर यदि हम हिंदी के कुमाऊं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को देखें तो हमें पूरा का पूरा एक परिदृश्य बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इसमें जो शुरुआत है वह बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से है। जैसा कि मैंने बताया कि यह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। विद्यार्थियों को किसी तरह की गलतफहमी न रहे, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने 2 प्रश्न पत्र निर्धारित किए हैं और दोनों प्रश्न पत्र स्नातक के पहले वर्ष में ही पढ़ाए जाने हैं। और ये बताता चलूँ कि स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, यानी आप इस भाषा के प्रश्न पत्र को, पाठ्यक्रम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नज़रअंदाज इसलिए भी न करें क्योंकि यह केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी यह अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यानी परीक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के लिए ही यह पाठ्यक्रम आवश्यक है, अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को वर्ण विचार, हिंदी वर्णमाला, देखिए आप कहाँ ध्वनियों से, वर्णों से किस तरह भाषा बनती है। शुरुआत भाषा के पाठ्यक्रम की यहाँ से है। हमने विद्यार्थियों को बताया है कि ध्वनि को वर्ण बनने में ये 2 शब्द हैं, लेकिन ध्वनि से यात्रा जब वर्ण तक पहुँचती है उसमें बहुत लंबा समय लगा। यानी जो मौखिक भाषा है उसे लिखित भाषा बनने में समय लगा। इसके अंतर्गत हमें हिंदी वर्णमाला पर, उसके वैज्ञानिक रूपों पर, उनके उच्चारण पर, वर्गीकरण पर बातचीत करनी है। दूसरा टॉपिक हिंदी वर्तनी है, जिसमें हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, शब्द और वर्तनी विश्लेषण, वर्तनी विषयक अशुद्धियाँ और उनका शोधन, इस पर हमें बातचीत करनी है। वर्ण से शब्द बनते हैं तो हमें शब्दों पर विचार करना है। शब्दों के कई रूप हैं, तय शब्दों से कई ढंग से नए नए शब्द बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं। शब्द भांडार बड़ा होता है और समृद्ध भाषा जब कहलाती है उसमें शब्द संपदा पर भी विचार होता है। तो इस बीए प्रथम वर्ष के पहले प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने हिंदी शब्द रचना पर भी विचार करना है। इसके उपरांत हिंदी भाषा हो या साहित्य हो या कोई भी भाषा हो, कोई भी साहित्य हो, वह समाज से निरपेक्ष नहीं होता। वह समाज को बहुत कुछ देता है और समाज से बहुत कुछ लेता है। हर व्यक्ति को और हर समाज को दूसरे समाज को बहुत कुछ देना होता है और बहुत कुछ लेना होता है। तो इसी क्रम में देन लेन से एक विशेष प्रकार के शब्द बनते हैं जिन्हें पारिभाषिक शब्द कहा गया है। कौन से हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रयोग कैसे होता है, इस पर हमें पूरा एक अध्याय, पूरा एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम ही है पारिभाषिक शब्द। अगला जो टॉपिक है वो लोकोक्ति और मुहावरे का है। ये पाठ्यक्रम दिखने में जितना आसान है, पढ़ने में कहते हैं कि जहाँ हमें भरोसा होता है वहीं धोखा मिलता है। तो ठीक इसी तरह यह पाठ्यक्रम भी है। आपको लगता है
कि आप लोकोक्ति, मुहावरे, वर्ण, वर्तनी ये बुनियादी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैं आपको रामचंद्र शुक्ल जी की एक बात बता दूं। उन्होंने यह कहा है अपने इतिहास, हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत, कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। यानी आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए, हिंदी भाषी प्रांत के आप निवासी हैं, बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं, तो इसके आधार पर आपका अधिकार नहीं बन जाता कि आप हिंदी जान चुके हैं। आप देखेंगे ये बुनियादी बातें जो आपको शुरुआत में बचकानी लग सकती हैं, किंतु जो बुनियादी हैं उनमें आप भूल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, अपराध कर जाते हैं। एक तरह से जब हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते, मैंने बताया था भाषा समाज की बुनियाद होती है, तो इसका मतलब है हम अपनी बुनियाद का सम्मान नहीं करते, तब हम देश और संस्कृति नाम की सामाजिक संस्थाओं का सम्मान कैसे कर सकते हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। आप देखते हैं विद्यार्थियों कि गलत जगह रुकने या सही जगह न रुकने से जिस तरह से सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं, उसी तरह से आपकी उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में गलत शब्द के लिखने से, गलत जगह मात्रा लगाने से, गलत शब्दों का प्रयोग करने से, गलत चिन्हों का प्रयोग करने से, चिन्हों का प्रयोग न करने से कई तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए भाषा के समाज में दुर्घटना होती है और भाषा लहूलुहान हो जाती है। भाषा और मनुष्य लहूलुहान न हों, समृद्ध हों, विकास कर सकें, इसके लिए जिस तरह सड़क के नियम हैं उसी तरह भाषा की सड़क के भी नियम होते हैं। विराम चिन्हों पर बातचीत की जाती है। वाक्य कैसे बनेंगे, सीधे, सरल या संयुक्त या मिश्रित या जटिल, किस तरह से संश्लेषित वाक्यों को अलग करते समय सावधानी बरतनी है, किस तरह से विश्लेषण करना है और किस तरह से संश्लेषण करना है, ये हमें आना चाहिए। वर्कशॉप में जाइए, जहाँ गाड़ी खुलती है वह विश्लेषण है, अलग अलग खंड खंड कर देना, देखना कि गलती कहाँ है। और आप देखते हैं जो मैकेनिक है वह खोली हुई गाड़ी को आधे, एक या कुछ समय के बाद फिर पहले जैसा बना डालता है। यह संश्लेषण है। तो यही संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया वाक्य में भी होती है। शुद्ध वाक्य कैसे बनते हैं, मानक वाक्य कैसे बनते हैं, स्टैंडर्ड वाक्य में हम कहाँ कहाँ त्रुटियाँ, गलतियाँ, भूलें, चूक कर जाते हैं, वाक्य शुद्धि का भी एक बिंदु इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। परिशिष्ट में जैसा कि हमने पहले बातचीत की थी अभी कि पारिभाषिक शब्द हमें पढ़ना है। इसमें 250 अंग्रेज़ी से हिंदी, अंग्रेज़ी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी प्रतिपारिभाषिक शब्द तय किए गए हैं। पहले से बता दिया गया है, एक तरह से ये 10 नंबर का सवाल है जो पहले से बता दिया गया है। इन्हीं 250 में से 10 पूछेंगे। ये क्यों रखे गए हैं? ये इसलिए रखे गए हैं कि पढ़े लिखे स्नातक होने का कुछ अर्थ होता है कि हम बुनियादी शब्दों की पहचान से अछूते न रहें, जान लें उनको। तो बुनियादी पाठ्यक्रम है, मैंने आपको बताया था पारिभाषिक शब्दावली यहाँ रखी गई है। इस तरह से यह प्रश्न पत्र 75 अंक का है।
हिंदी भाषा का दूसरा प्रश्न पत्र भी 75 अंक का है और इसमें 8 टॉपिक रखे गए हैं। विद्यार्थियों को बता दूं, यहाँ संक्षेप में ही हम बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा मैंने आपको बताया था समाज को बनाती है और समाज के भीतर ही फिर तमाम तरह के विकास विनाश होते हैं। हमें देखना है किस तरह से हिंदी शब्द का जन्म हुआ, हिंदी भाषा अस्तित्व में आई, पहले कौन सी भाषा थी और उसका विकास किस किस रास्ते से होता आया है, विकास में कौन कौन से अवरोध आए, कौन कौन सी धाराएं इसमें मिली और किन से संवाद हुआ, किन से भाषा उदासीन रही। सारे पहलुओं पर बहुत ही अच्छा एक टॉपिक निर्धारित किया गया है जिसका नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा के प्रयोग करने का अंदाज शैली कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। हम बहुत सारे परिचित हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई वाक्य हम कोट करें तो बहुत बार हम पहचान लेते हैं कि अमुक ने कहा होगा, इसने कहा होगा। कैसे पहचाना हमने वाक्य, कैसे पहचाना उस व्यक्ति को? उसके अंदाजे बयां से। अंदाजे बयां शैली कहलाता है। हिंदुस्तान और हिंद और भारत में हिंदी पर आधारित कई शैलियां हैं। प्रमुख रूप से 3 शैलियां हैं। हिंदी है, हिंदुस्तानी है, उर्दू है। और बताऊं आपको, दरअसल ये एक हाँ, अगला जो बिंदु है वो हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां। मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में हल्का सा संकेत करते हुए आगे बढ़ूँगा कि हिंदी एक भाषा और एक बोली का नाम नहीं है। जैसे ताकतवर संस्कृति बहुवचनात्मक होती है, प्लूरल होती है, इसी तरह हिंदी का अर्थ एक खास किस्म की हिंदी नहीं है, कभी नहीं रहा, शुरुआत से ही नहीं रहा। इसमें कई उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कई बोलियां हैं। आप इसको रोक नहीं सकते कि इसमें पश्चिमी हिंदी का ही प्रयोग है, यानी खाँटी और मिलावटी जैसा भेद बहुत बार नहीं दिखाई पड़ेगा, या कहूँ अधिकतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमें हिंदी की 5 उपभाषाएं जो मानी गई हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं हैं। इनके अंतर्गत, इनके अधीन 17 बोलियां आती हैं, वह भी पढ़ना है। फिर हिंदी भाषा, मैंने आपको बताया था, बुनियाद भी होती है, भाषा बुलंद भी, मौखिक थी, लिखित थी, तकनीकी आधारित हुई, इतनी ही सीमित नहीं रहती। सरकार और सत्ता की भाषा बनती है तो राजभाषा कहलाती है। पूरा राष्ट्र उसमें अपने औपचारिक अनौपचारिक काम करता है तो राष्ट्रभाषा बनती है। भाषाओं के कई रूप आते हैं। अब यह तय नहीं हो पाता कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। फिर मानक भाषा पर विचार है। इसी के साथ संपर्क भाषा। अब हिंदी तो क्या, कोई भी मनुष्य तकनीक से अछूता नहीं रह सकता, तकनीक से उदासीन नहीं रह सकता, उदासीन है तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हिंदी के विद्यार्थियों को इंटरनेट पढ़ना है।
और आप देखिए, आप इस व्याख्यान को इंटरनेट के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑडियो वीडियो लेक्चर के माध्यम से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। इसके बाद भाषा मौखिक थी, मैंने आपको बताया। मौखिक से लिखित हुई लिपि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी स्थायीकरण हुआ है भाषा का, वो लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि क्या है, उसके अंक कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत हमें विचार करना है। संक्षेपण और पल्लवन, लगता है कि नाम से जो हमें अनुच्छेद दिया गया है, सवाल दिया गया है, उसका 1/3 कर दें या आधा लिख दें या ऊपर वाला हिस्सा लिख दें, नीचे वाला हिस्सा लिख दें, तो संक्षेपण कहलाएगा। अब पल्लवन शब्द से दिक्कत होने लगती है। पल्लवन क्या है? पल्लवन को विस्तारण कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया, जो बिंदु दिया है, विचार दिया है, उसका विस्तार करना है। लेकिन इतना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। संक्षेपण और पल्लवन आपको आ जाएगा, क्लास में आना होगा, पढ़ना होगा, किताबें छाननी होंगी, पुस्तकालय जाना होगा, तभी आएगी। आपको हो चाहे मुझे। अगला रूप है प्रारूपण, मसौदा कहते हैं और ड्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद रचनात्मक लेखन का एक पक्ष आता है जिसे निबंध लेखन कहते हैं। बहुत अधिक जो स्वाधीन व्यक्ति होता है, दिखता है, बहुत अधिक अनुशासन में भी रहता है। इसी तरह निबंध एक स्वच्छंद दिखता है, लेकिन उस स्वच्छंदता में अनुशासन होता है। पक्षी की उड़ान में जिस तरह से अनुशासन होता है और स्वच्छंदता होती है, उसी तरह निबंध में भी स्वच्छंदता और अनुशासन एक साथ होते हैं। ये बात हम जानेंगे निबंध लेखन पर बातचीत करते हुए। तो देखिए कितना प्रासंगिक, समय सापेक्ष पाठ्यक्रम रखा गया है। विद्यार्थी कक्षा में आएंगे और कोरोना काल में इस तकनीक आधारित संवाद से, बातचीत से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। ये मैं हिंदी भाषा के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा। फिर भाषा में जो शब्द होता है वो साहित्य कैसे बनता है, इस पर हम कहें, संस्कृत के काव्यशास्त्री ने बड़ी अच्छी बात कही है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। कब साहित्य बनती है भाषा या शब्द? जब उसमें हित का भाव होता है, कल्याण का भाव होता है, मंगल का भाव होता है, सामाजिक भाव होता है, बृहद भाव होता है, व्यापक भाव होता है, दूसरों को समेटा जाता है, दूसरों की चिंता उपस्थित होती है, तब शब्द साहित्य बन सकता है। इसी के साथ साथ उसमें रूप का सौंदर्य हो, उसमें आत्मा का सौंदर्य हो, भीतर से सुंदर हो। यानी साहित्य वह है जो हमारे भीतर हमारे भावों को, हमारे विचारों को भिगा जाए, प्यार से कह जाए, कुछ अलग ढंग से कहे। तो इस तरह से साहित्य के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में, जो वार्षिक पाठ्यक्रम है, जैसा कि मैंने बताया, 2 प्रश्न पत्र हैं, प्राचीन और मध्यकालीन। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा, मैंने यह बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में देखने की एक परंपरा रही है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब धीरे धीरे जब हम गहराई में उतरने लगते हैं तो कई चीज़ें हम जानते आगे बढ़ते हैं। उस आदिकाल के लिए कई जगह प्राचीन काल की नाम प्रयोग में आता है। नामकरण की कई परंपराएं हैं
आप जानते हैं एक परंपरा सीधे सीधे किसी भी दौर को जानने की बड़ी प्राचीन और बहुत हद तक अप्रासंगिक परंपरा है, जिसमें काल को 3 खंडों में बांट दिया जाता है। जैसे डॉक्टर सुबह दिन और शाम की दवा लिखते हैं, ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने के क्रम में कालों को प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा जाता है, किंतु यह विभाजन सही नहीं है। इस पर हम आगे आने वाले व्याख्यानों में बातचीत करेंगे। पहले प्रश्न पत्र का नाम हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र को प्राचीन और मध्यकालीन काव्य कहा गया है। यह प्रश्न पत्र भी 75 अंक का है और ये सीधी सीधी बात याद रखने की है कि जो भी विषय आपने लिया है उसके 2 प्रश्न पत्र हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र 75 अंक का है। तो हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष के पहले प्रश्न पत्र प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में 2 पाठ्य ग्रंथ संपादित रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा रखी गई हैं। पहले पुस्तक का नाम है प्राचीन और भक्तिकालीन काव्य, जिसका संपादक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मानवेंद्र पाठक द्वारा किया गया है। और दूसरा जो टेक्स्ट है, किताब है जो रखी गई है, उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। यह भी प्रोफेसर पाठक जी द्वारा संपादित है। विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि इन दोनों किताबों में जो रचनाकार रखे गए हैं, उनकी रचनाएं संकलित की गई हैं, वो सबका सब आपका पाठ्यक्रम नहीं है। मैंने सत्र की शुरुआत में आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया था, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था, और कोरोना काल के दौरान जब हम मीडियम से अपना अध्यापन कर रहे हैं, इस दौरान भी मैंने कई बार पाठ्यक्रम भेजा है। पाठ्यक्रम में बार बार इसलिए भेज रहा हूँ कि विद्यार्थी किसी तरह की गलतफहमी में न रहें। जितना पढ़ना है, जो ज़रूरी है, उतना ही पढ़ें। तो मैं बता रहा था कि प्राचीन और भक्तिकालीन काव्य नाम की यदि किताब आपके पास है तो उसमें से आपको कबीर, सूर और तुलसी, ये 3 कवि ही पढ़ने हैं। व्याख्या केवल इन्हीं 3 कवियों से पूछी जाएगी। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कई कवि रखे गए हैं, लेकिन आपसे जो व्याख्या है वह ये बिहारी, घनानंद और भूषण से ही पूछी जाएगी। तो आप देखिए, हिंदी साहित्य के 4 युग में हमने शुरुआत में बातचीत की थी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी आप हिंदी साहित्य के 3 युगों को BA प्रथम वर्ष में ही पढ़ ले रहे हैं। उन युग के प्रतिनिधि कवियों के सहारे आपको पहले 3 युगों की पहचान प्रथम वर्ष में ही अच्छी तरह बना लेनी है। यहाँ मैं विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सोचने की बात है कि पहले 3 युग प्रथम वर्ष में ही पढ़ने हैं और बाद का 1 युग इसी अगले प्रश्न पत्र में BA प्रथम वर्ष के और BA द्वितीय वर्ष में और BA तृतीय वर्ष में पढ़ना है। क्या बात मैंने कही कि 4 कालों में से 3 काल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल फर्स्ट ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र में और सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में। इसका कारण क्या है, सोचिएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले व्याख्यानों में। BA प्रथम वर्ष का दूसरा प्रश्न पत्र कथा साहित्य है। इसमें साहित्य की एक विधा उपन्यास और एक विधा कहानी है। उपन्यास
जो पाठ्यक्रम में रखा गया है जैनेंद्र कुमार का, वह है त्यागपत्र, और 7 कहानियाँ आपने पढ़नी हैं, जिस किताब का नाम है कहानी सप्तक, जिसके संपादक प्रोफेसर नीरजा टंडन हैं। बीए द्वितीय वर्ष में आपको आधुनिक काव्य पढ़ना है। सोचना होगा कि क्या यह नामकरण सही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आधुनिक काव्य का यदि समय दे दिया गया होता तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता। खैर, इसके अंतर्गत आपको 2 पाठ्यग्रंथ जो विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए हैं वो पढ़ने हैं। पहली जो किताब है उसका नाम है द्विवेदी एवं छायावाद युगीन काव्य। इसके संपादक प्रोफेसर चंद्रकला रावत हैं। और दूसरा छायावादोत्तर हिंदी कविता, जिसके संपादक प्रोफेसर श्रीश कुमार मौर्य हैं। यहाँ पर ये द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें नाटक और निबंध ये पढ़ना है, जिसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और 4 एकांकी, जिस किताब का संपादन प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया ने किया है, आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा हिंदी के प्रतिनिधि निबंध नाम की किताब आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसमें केवल 3 निबंधों से ही व्याख्या पूछने का उल्लेख किया गया है। ये हमने यहाँ बीए प्रथम वर्ष के साथ ही साथ बीए द्वितीय वर्ष का भी जिक्र कर दिया। हमें प्रथम वर्ष का ही जिक्र करना था, किंतु वो बात पकड़ में आ गई समय रहते। यहाँ पर हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र है वह है छायावादोत्तर हिंदी कविता। इसमें छायावाद से लेकर छायावाद से बाद से लेकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवलेखन, समकालीन कविता, यानी ठीक हमारे आज के समय में जो कविता लिखी जा रही है, जिसमें केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण जैसे कवि, हमारे ठीक आज के कवि, जिनका अभी 2 वर्ष पूर्व ही निधन हुआ है, वह भी हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। चतुर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर को स्मारक साहित्य विधा पर आधारित एक किताब भी पढ़नी है। ये कथा और नाट्य विधाओं से अलग है। ये किताब प्रोफेसर निर्मला ढेला द्वारा संपादित की गई है। और छठे सेमेस्टर में हिंदी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम रखा गया है। अब हिंदी, हमने अपने व्याख्यान की शुरुआत में ही कहा था कि हिंदी मौखिक भाषा तक सीमित नहीं है, लिखित भाषा तक सीमित नहीं है, तकनीक पर आधारित हो गई है। और इस तकनीक ने एक नए दिशा को खोला था, समृद्ध किया था।
और ये कहें कि लोकतंत्र को आधार देने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए, चौकसी करने के लिए, उससे स्वस्थ संवाद करने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में पत्रकारिता का बहुत महत्व होता है। तो इस लिहाज से कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा छठे सेमेस्टर में हिंदी पत्रकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम रखा गया है। जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पाठ्यचर्या में इसकी अनिवार्यता कि देश भर में हिंदी पत्रकारिता पर आधारित पाठ्यक्रम स्नातक में शामिल किया जाए। कुमाऊँ विश्वविद्यालय ने यह पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय के हम आभारी भी हैं। आभारी इसलिए भी हैं कि हमारे विद्यार्थी केवल साहित्य की संकरी गलियों में सीमित न रहें, एक थोड़ा व्यापक दायरा उनको मिले। तो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम रखा गया है। इसमें पत्रकारिता क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, मूल तत्व कौन कौन से हैं, समाचार संकलन कैसे हैं, समाचार लिखा कैसे जाता है, संपादन कला के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, कैसे शीर्षक बनता है, कैसे पेज का निर्माण होता है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, समाचार पत्र की प्रस्तुति प्रक्रिया कैसी होती है, कार्टून, रेखाचित्र, ग्राफिक्स की व्यवस्था कैसी होती है, पत्रकारिता के एक विशेष प्रकार फोटो पत्रकारिता की क्या भूमिका होती है, पत्रकारिता से संबंधित अन्य लेखन, संपादकीय, फीचर, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, खोजी समाचार, अनुवर्तन आदि पर भी बातचीत के अवसर हमें मिलेंगे। प्रेस संबंधी प्रमुख कानून, आचार संहिता, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के दायित्व को भी हमने पढ़ने और अपनी चर्चा का विषय बनाना है। और छठे सेमेस्टर का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, कई लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। भूमंडलीकरण, निसंदेह हम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित हैं, होना भी चाहिए। जितना विस्तार, जितनी व्यापकता व्यक्तित्व में हो, उतना हम समृद्ध होते हैं। तो लेकिन भूमंडलीकरण का अर्थ लोकल को, स्थानीयता को भूलना नहीं है। एक तरह से मुझे लगता है यह जो छठे सेमेस्टर में उत्तराखंड का हिंदी साहित्य नाम का प्रश्न पत्र है, इसमें उत्तराखंड के रहने वाले या उत्तराखंड में जन्मे या उत्तराखंड में आकर बसे साहित्यकारों द्वारा साहित्य की कविता, कहानी और निबंध विधा में जो रचना की गई, उसको आदर देते हुए एक प्रश्न पत्र बनाया गया है, जो लोक साहित्य वाले प्रश्न पत्र से बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड का हिंदी साहित्य। तो हमें ग्लोबल में लोकल को नहीं भूलना है और लोकल में इतना सीमित नहीं रहना है कि हम ग्लोबल को भूल जाएं। इस लिहाज से उत्तराखंड का हिंदी साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में हमने भाषा पर, भाषा के प्रकारों पर, भाषा और साहित्य के संबंध पर, हिंदी भाषा में रचे गए साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा पर, काल विभाजन पर, नामकरण पर और कुमाऊँ विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम, फोर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम और सिक्स्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर केवल एक नज़र दौड़ाई है, ताकि हम पढ़ने, पढ़ाने के लिए, बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी ने यह व्याख्यान सुना और आप सबकी जो प्रतिक्रियाएं हों, जो राय हो, टिप्पणी हो, आप YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारे विद्यार्थी हमसे बातचीत कर सकते हैं। कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, वो सारी जिज्ञासाएं वहाँ पर भी रख सकते हैं।
धन्यवाद।